देखो चैप्टर 18 का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस कल्चर इशू। तो ये चैप्टर बात कर रहा है कि एथिक्स का प्रॉब्लम क्या आता है जब कंपनी कोई ग्लोबल बिजनेस कर रहा होता है। क्योंकि हर कंट्री का कल्चर, हर कंट्री का सोच, हर कंट्री का वैल्यूज अलग अलग होता है। हर कंट्री के लोगों का कल्चर सोच, जैसे चाइनीज है, उनका एक अलग थॉट प्रोसेस है सोचने का, वैल्यूज के लिए, एथिक्स के लिए। और हम इंडियंस का अलग है, अमेरिकन का अलग होगा, ब्रिटेन पीपल्स का अलग होगा, ब्रिटिश का। तो यहाँ पर यही बात इस चैप्टर का थीम है। तो पहले बोला ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड कल्चर विद ग्लोबल नेटवर्क। आप अपने देश का इकोनॉमी एंड कल्चर जब दोनों का ग्लोबल नेटवर्क से इंटीग्रेशन करते हो, इसी का नाम है ग्लोबलाइजेशन। दो चीज का बात हो रहा है, कल्चर एंड इकोनॉमी, दोनों का इंटीग्रेशन का बात। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज है कि प्रॉब्लम्स क्या आती है इस कल्चरल मतलब इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले बोला लिविंग इन है G0 वर्ल्ड। देखो हम ये वर्ड को गोलमार्क किया है क्योंकि आपके एमसीक्यू के काम का वर्ड है, पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय G0। तो यहाँ पे मीनिंग लिखा है, नो सिंगल कंट्री इज कम्पिटिटिव टू टेक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि हम इंटीग्रेट करेगा दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ। सब चाहता है दूसरा एडजस्ट करे, हम क्यों एडजस्ट करें, है ना। चाइनीज चाहेंगे ना कि इंडियंस अपने कल्चर को बदले, हम लोग क्यों बदलने जाएं, और इंडियंस चाहेंगे कि हम क्यों बदले, चाइनीज बदले अपने स्टाइल को, हमारे साथ काम करना है। तो G0 वर्ल्ड का मतलब यही है कि सब अपने बारे में सेल्फ सेंट्रिक होकर सोच रहे हैं, कोई दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। तो नो सिंगल कंट्री इज कॉम्पिटेंट टू टेक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसी का इतना कैपेबिलिटी भी नहीं है कि अपने आप को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि हम दुनिया के इकोनॉमी के साथ सब कुछ एडजस्ट करें। दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी। सही बात है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है उतना, दूसरे के कल्चर के बारे में उतने लोगों को जानकारी भी नहीं होती। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तरीका, पैटर्न पूरा डिफरेंट है, हमारा पूरा डिफरेंट है। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आर लैकिंग। सब जगह सेम बिजनेस प्रैक्टिस हो जिससे आने वाला फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव कर सके, उस प्लानिंग के साथ लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। सबको आज हमको रॉ मटेरियल मिल जाए, मेरे को रिसोर्स मिल जाए, मेरा काम हो जाए, उस पर सोचते हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस कोई नहीं सोचता। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है। कोलैबोरेशन चैलेंजेस, दो बिजनेस जब कोलैबोरेट करते हैं आपस में, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंटीग्रेशन मुश्किल है। लोकल गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट फैक्टर तो एक है ही बहुत बड़ा फैक्टर। हर कंट्री का, हर स्टेट का गवर्नमेंट का अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पॉलिसीज़ है, तो उसमें कोप अप करना सबके लिए मुश्किल है। एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर, कोई भी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंपटीशन नहीं चाहता, सब एक दूसरे को मारने में लगे हैं, मतलब नेगेटिव कंपटीशन में लगे हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी, आज की डेट में इंटरनेट में डेटा का चोरी, डेटा फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, आईटी फ्रॉड, ये भयानक है, जिसके कारण भी कोप अप होना मुश्किल है। एंड ह्यूमन राइट इश्यूज, अलग अलग कंट्री का ह्यूमन राइट्स का पॉलिसीज अलग अलग है ना, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। आपके कंट्री में जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, हो सकता है चाइना में वो उसको उतना पॉलिसी नहीं मानता हो, तो अब वो लोग उस हिसाब से काम नहीं करता और आपके कंट्री में काम करना है तो फिर आपके कंट्री का नियम मानना पड़ेगा, जिसके कारण ये कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। हेल्थ केयर इश्यूज, अलग अलग कंट्री का हेल्थ पॉलिसीज अलग है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो रूल पढ़े थे ना पहले एक चैप्टर में, हर कंपनी को कुछ गवर्नेंस के लिए रूल फॉलो करना पड़ता है, वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। वर्कर राइट इशू, अलग अलग कंट्री में वर्कर्स का राइट्स अलग अलग है। ग्लोबल कंज्यूमर बिहेवियर आर डिफरेंट, हर स्टेट का, हर देश का कंज्यूमर अलग वे में बिहेव करता है।
एंड पेमेंट डिस्क्रिमिनेशन। आपके कंट्री में लेबर को ज़्यादा पेमेंट होता है, मान लो आपके कंट्री में लेबर को कम पेमेंट होता है और टेक्नोलॉजी वाले लोगों को ज़्यादा। फॉरेन कंट्री में उल्टा हो सकता है क्योंकि वहाँ लेबर स्केर्सिटी है, लेबर का कमी है। तो ये कुछ एक इश्यूज है जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन बहुत मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉस कल्चर इशू इन बिजनेस एथिक्स। क्रॉस कल्चर इश्यूज का मतलब क्या समझते हो? कल्चरल रिलेटिविज्म, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल रिलेटिविज्म, different culture has different rituals and practices like religion, political, ideology, food, clothing। ये जो हर कल्चर का अपना एक यूनिकनेस है जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैक्टर है बिजनेस एथिक्स को ठीक से नहीं कंप्लाई कर पाने में। तो ये बहुत काम का वर्ड है कल्चरल रिलेटिविज्म, मतलब कल्चर को रिलेट करना, आपस में एक जैसा बनाने का कोशिश। ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए क्योंकि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट रिचुअल्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस होता है। रिलीजन को लेके अलग, पॉलिटिकल को लेके अलग, आइडियोलॉजीज को लेके अलग, फूड, क्लोथिंग, ये सब को लेके अलग कल्चर, जिसके कारण क्रॉस कल्चर बहुत बड़ा एक इशू है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ क्रॉस कल्चर, अंडरस्टैंडिंग कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल एंड कंट्री। क्रॉस कल्चर को समझने का मतलब क्या है, या क्रॉस कल्चर का मतलब क्या है? दूसरों के कल्चर को और दूसरे देश और दूसरे लोगों के कल्चर को समझना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? तो इसमें जो प्रॉब्लम्स का नाम है वो आपका मतलब काम ऐसा वर्ड है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो 8, 9, 10 कल्चरल इश्यूज लिखिए। नंबर 1, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। यूएस वगैरह इंडिविजुअल सोच रखते हैं और जबकि हम लोग इंडिया वाले कलेक्टिव सोचने में बिलीव करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में। हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारे ग्रुप्स बड़े बड़े होते हैं ना। यस। तो यूएस वाले इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं, इंडिया वाले कलेक्टिविज्म में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। फिर बोला पावर डिस्टेंस, लाइक इंडिया चाइना मोर पावर टू मैनेजमेंट। इंडिया चाइना में ज़्यादा पावर मैनेजमेंट को है ना, बार्गेनिंग पावर वर्कर को नहीं है उतना। लेकिन जर्मनी वगैरह में पार्टिसिपेटिव कल्चर है, लेस पावर टू मैनेजमेंट है, मोर पावर टू लेबर क्लास है, उनको पार्टिसिपेट किया जाता है मैनेजमेंट में ज़्यादा। इंडिया में उतना लेबर लोग से पूछ के तो मैनेजमेंट कोई करता नहीं है इंडिया में, चाइना में। तो ये पावर का डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, सिंगापुर बिलीव इन रिस्क टेकिंग, वैसे ही ग्रीस या पुर्तगाल फॉलो मोर लॉ एंड टेक लेस रिस्क। वो लोग लॉ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, रिस्क कम लेते हैं। जबकि सिंगापुर का कल्चर है कि वहाँ रिस्क ज़्यादा लिया जाता है। तो ये एक भी कल्चरल सोच का प्रॉब्लम है। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, मतलब मैस्कुलिनिटी फॉलोज अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड कल्चर, जो कि जापान में फॉलो होता है। मैस्कुलिनिटी में जो लोग ज़्यादा अच्छा काम किए उनको रिवॉर्ड देना, अचीवमेंट देना, इस पर ज़्यादा बिलीव है। जबकि फेमिनिटी में कोऑपरेशन, वेलफेयर, ये नॉर्वे और स्वीडन में फॉलो होता है। रिवॉर्ड देने में बिलीव नहीं करते, वो लोग पब्लिक वेलफेयर करने में बिलीव करते हैं ज़्यादा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, चाइना ये लोग लॉन्ग टर्म सोचता है, हर चीज़ में 5 साल बाद 10 साल बाद कैसा होगा उस पर प्लानिंग करता है। जबकि नाइजीरिया, घाना ये लोग शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। इंटेलिजेंस वर्सेस रेजिस्टेंस, इंटेलिजेंस मतलब एम्प्लॉयज़ के हाथ में कंट्रोल होना, ये ब्राज़ील वगैरह में ज़्यादा होता है। ब्राज़ील में एम्प्लॉय वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रेजिस्टेंस चाइना वगैरह में एम्प्लॉय रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है। कंफ्यूशियन एंड डायनेमिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, इसमें ज़्यादा बिलीव करता है स्वीडन और जर्मनी। जबकि बाकी कंट्रीज उतना सेल्फ डिसिप्लिन या पोलाइटनेस में बिलीव नहीं करती, वहाँ पे वायलेंस वगैरह ज़्यादा रहता है। अपने इंडिया में ले लो, बात बात पे स्ट्राइक,
बात बात पे मारपीट चालू हो जाना, ये सब होता है। अगला टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। यूएस वगैरह स्पीकर कंट्रोल है, मतलब अगर हम मेन स्पीकर है, हम ज्यादा बोलेगा, आप सिर्फ सुनोगे, मेरा कंट्रोल ज्यादा होगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया में लिसनर कंट्रोल है, मतलब जो बोलने वाला है वो ये ध्यान में रख के बोलता है कि लिसनर भी अपना बात रख पाए। कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ओपन डिस्कशन एंड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएस वगैरह में ज्यादा होता है। ओपन डिस्कशन ज्यादा है यूएस में, और कन्फ्रंटेशन मतलब तुरंत आगे आगे लड़ना। अगर एम्प्लॉइज को कोई बात मैनेजमेंट का नहीं पसंद आया तो आगे आगे खुल के बोलना और लड़ना, उस पर कन्फ्रंट करना। जबकि कॉम्प्रोमाइज एंड नेगोशिएशन ज्यादा चाइना में, कि आओ बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते उसके ऊपर एम्प्लॉइज के साथ। सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया, सेल्फ रेफरेंस मतलब खुद के बारे में ज्यादा सोचना, कई कंट्रीज में ये ज्यादा चलता है। तो ये सब कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो कॉर्पोरेट कल्चर का बात कर रहा है, क्रॉस कल्चर का बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। फर्स्ट 6 जो कल्चर का नाम पढ़े हो आप, वो है 6D मॉडल ऑफ नेशनल कल्चर। फर्स्ट 6 जो मॉडल हम लोग पढ़े उनको बोलते हैं 6D मॉडल। तो ये आपके एमसीक्यू में काम का बात है। अच्छा, वो क्या होता है 6D मॉडल? ये लोग नाम दिया 6 डायमेंशन मॉडल। इसमें पहले 6 कल्चर थे, बाकी 4 कल्चर उस मॉडल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कल्चर्स का पॉइंट दिया बुक जो राइटर लिखा हुआ। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 18। अभी जाएंगे चैप्टर 19 की तरफ। आखिरी चैप्टर, ये चैप्टर बात करता है एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो ऊपर चैप्टर में भी बात किया था ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, ये चैप्टर इसी के बारे में बात करता है। तो देखो पहले लिखा मीनिंग, होल्डिंग बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल। हर कंपनी को एक बैलेंस होल्ड करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक गोल यानी कमाने के गोल से रिलेटेड, एंड सोशल गोल यानी सोसाइटी का भलाई। यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेट ऑफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस to ensure that business activity are being managed in a manner to ensure accountability, transparency and fairness. बिजनेस ये एक सिस्टम सेट किया जाए, एक प्रैक्टिस सेट किया जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि बिजनेस ऐसे मैनेज हो जिससे ये 3 चीज हमेशा बिजनेस में रहे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस फॉर ऑल स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर का भलाई के लिए। ठीक है, अब बोला ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल क्या है। देखो इस मॉडल में 3 पार्टी इन्वॉल्व हुआ, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में 3 कनेक्शंस का बात हुआ, पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों मिलकर बनाएगा, है ना। अब मैनेजमेंट एक काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए करेगा, परफॉर्मेंस, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होगा ओवरसाइट, मतलब मैनेजमेंट पे नजर रखना। तो मैनेजमेंट का काम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को परफॉर्म करके देना। मैनेजर्स, इनका काम क्या होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को परफॉर्मेंस दिखाना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होगा ओवरसाइट, मतलब उन पर नजर रखना, सुपरविजन। तो ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट में रिलेशन। एक बात जो दोनों में कॉमन है वो है पॉलिसी एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना। मैनेजमेंट का काम है परफॉर्मेंस करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है उन पर नजर रखना, सुपरविजन का। वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टेक होल्डर के बीच में क्या बात है, फ्यूटिशियरी रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशन है भी और नहीं भी। डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्टेक होल्डर के साथ, लेकिन रिलेशन है भी, वैसे ही बात है। तो स्टेक होल्डर क्या करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, इलेक्शन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा ये चूज कौन करता है, स्टेक होल्डर्स। हाँ, और स्टेक होल्डर
सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेक होल्डर के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत। दोनों के बीच में आपस में बातचीत रहना चाहिए। यहाँ पे बेटा वो काम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ रिलेशंस का बात हो रहा है आपस में, ठीक है। और आखिरी, स्टेक होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? डिस्क्लोजर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट को सब काम स्टेक होल्डर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और डिविडेंड टाइमली बांटना पड़ेगा। स्टेक होल्डर क्या करेंगे? मेनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और दोनों के बीच में एक इन्वेस्टर्स वाला रिलेशनशिप रहना चाहिए कि स्टेक होल्डर बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, पैसा का बात नहीं है खाली, तो दोनों के बीच में इन्वेस्टर वाला रिलेशनशिप चलता है। ये 3 मॉडल है। आपको बाकी चीज याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टेक होल्डर का बात होगा इसमें। अब कुछ एक सिंपल क्वेश्चन है, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको बोलते हैं? इट डील्स विद स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, जो स्टेक होल्डर का भलाई के बारे में सोचे, एंड इंटीग्रिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स, और साथ में बिजनेस अनएथिकल भी कुछ न करे स्टेक होल्डर का भला करने के लिए। आपको दोनों चीज में बैलेंस चाहिए ना, स्टेक होल्डर का भला भी कर लो आप, और आपका बिजनेस का कोई एथिक्स टूटे भी नहीं, और एडॉप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर, और हर चीज ट्रांसपेरेंट रखो स्टेक होल्डर के सामने, और हर बात का कंप्लीट डिस्क्लोजर दो, मतलब हर फिगर, हर चीज क्लियरली उनको पता हो। फीचर्स ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर होता है, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट होता है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, पिलर ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स है ये। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स को और मजबूत करता है ना। अगर किसी कंपनी का अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब वहां पे अच्छा एथिक्स फॉलो हो रहा है, तो यानी ये पिलर है एक टाइप का, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज की डेट में हर कंपनी, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करना पड़ता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है और इम्प्रूव मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट बोला ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जब आप अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम सेटअप करो, गाइडलाइन सेटअप करो, तो आपका मेन टारगेट, मेन मोटिव क्या होना चाहिए? फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा हो कि डिसीजन लेने में मदद कर पाए। अलाइन स्टेक होल्डर एंड कंपनीज गोल। स्टेक होल्डर का भी एक गोल है, टारगेट है लाइफ का, और कंपनी का भी एक गोल है, दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। मेंटेन बैलेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट का कंट्रोल के बीच में एक बैलेंस रहे। कोई चीज ओवर कंट्रोल होना भी बुरा और कोई चीज अंडर कंट्रोल होना भी बुरा है ना। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी को प्रैक्टिस करता हो। प्रमोट स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को प्रमोट करता हो, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। मॉनिटर कॉर्पोरेट फंक्शंस। कंपनी का डे टू डे काम को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जा सके, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड्स ऐसा ही होना चाहिए। एंड क्रिएट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट पे, कंपनी पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से फुलफिल किया जा सके इनके द्वारा, ऐसा कुछ आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, अगला आंसर भी ऐसा ही है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जरूरत क्यों है? कंपनीज के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर ए में हम ये लिखा, नंबर बी में हम लिखा शेयर होल्डर के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और नंबर सी में हम लिखा देश का इकोनॉमी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना क्यों जरूरी है। तो कंपनी का क्या फायदा होगा? कैपिटल ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा वहाँ इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करेंगे। डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। जिस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा उसके अंदर का जो कंट्रोल है वो बढ़िया होगा। एड वैल्यू टू द कंपनी। कंपनी का वैल्यू बढ़ाता है मार्केट में, यानी गुडविल। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिस्क। कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डूबने का खतरा कम होगा ना,
अगर आपके यहाँ पे गवर्नेंस अच्छा है तो। रिड्यूस रेपुटेशनल रिस्क, बाजार में आपकी कंपनी का रेपुटेशन खराब होने का रिस्क कम है अगर आपके यहाँ अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। एंश्योर सर्वाइवल इन कम्पिटिटिव मार्केट, इस कम्पिटिटिव मार्केट में आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में मदद करेगा। फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ करता है, क्योंकि जिस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा, कैपिटल अच्छा आएगा, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, रिस्क कम होगा, ऑब्वियस बात है वहां पे ग्रोथ भी होगा। अब बोला शेयर होल्डर को क्या फायदा है अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने का? इफेक्टिव मॉनिटरिंग, शेयर होल्डर को ये डर, देखो शेयर होल्डर हर समय कंपनी में नजर रख सकता है क्या? बोलो, नहीं रख सकता ना। लेकिन जिस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा उस पे शेयर होल्डर को नजर रखने का उतना जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको भरोसा रहेगा कि इसका मॉनिटरिंग तो अच्छा ही हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, उसको पैसा डूबने का भी रिस्क कम लगेगा। टाइमली एंड प्रॉपर रिटर्न, मतलब जो प्रॉफिट वगैरह, डिविडेंड वगैरह मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो टाइमली मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बना रहेगा। देश के इकोनॉमी को क्या फायदा है अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? मिनिमाइज वेस्ट एंड करप्शन, करप्शन भी कम होगा और वेस्ट भी कम होगा। एंड मिसमैनेजमेंट भी कम होगा। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, आपका रॉ मटेरियल, आपका रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए अच्छा बचेगा, क्योंकि कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एथिक्स अच्छा, मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन अच्छा, तो फालतू का रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स सर्वाइव करेगा। इस पेज का आखिरी क्वेश्चन बोलता है लिमिटेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना क्या इतना आसान है क्या? इतना कुछ बोल तो गए जी, लेकिन सारे स्टेक होल्डर का प्रॉपरली ध्यान रख पाना इतना पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? तो ये रहे पॉइंट्स। लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर, इंडिया जैसा कंट्री में इस चीज को लेकर प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है। इनएडिक्वेट गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट भी उतना सपोर्टिव नहीं है। जो कंपनी अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है उसको उतना कोई बड़ा बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, अब ये सब करने के लिए आपको मैनेजमेंट में लोग ज़्यादा रखने पड़ेंगे, हर समय इंस्पेक्शन, चेकिंग, ये सब कंटिन्यूटी करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपका डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट कन्फ्लिक्ट, जो कंपनी का मेन मालिक लोग हैं और जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख रहे हैं उनको एजेंट बोल सकते हो, और जो मेन मालिक है उनको प्रिंसिपल बोल सकते हो, उनमें आपस में हमेशा कंफ्लिक्ट चलेगा। कंफ्लिक्ट अमंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, एक स्टेक होल्डर, देखो बेटा एक चीज समझो, जो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे नजर रख रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ होगा तुरंत रिपोर्ट करने का बात करेंगे, है ना। और मैनेजमेंट हर चीज का रिपोर्टिंग पसंद नहीं करता, उनको लगता है हर चीज का रिपोर्टिंग करने से हमारी कमियां बाहर आ रही हैं। जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन कराएंगे वो कमियां ढूंढ रहे हैं ना, गलतियां ढूंढ रहे हैं, और मैनेजमेंट कभी चाहेगा क्या उसका गलती हाईलाइट हो? नहीं ना। अरे किसी कोई भी दुनिया में नहीं चाहता बेटा कि मेरा गलती हाईलाइट हो, मैनेजमेंट भी नहीं चाहता। इनलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग, इंडिया में ये बहुत कॉमन फैक्टर है, वर्ल्ड में भी ये बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर कोई जो कंपनी के अंदर बैठा है कोई ना कोई जानकारी को यूज करके पैसा तो कमाने का कोशिश करेगा ही नहीं, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। अब मान लो हम रिलायंस में जॉब करते हैं, मेरे को एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिला, हम प्रॉफिट कमाएंगे तो पकड़ा जाएगा ना। हम आपको बता दिया, आप कौन लगते हो मेरे? कोई नहीं। तो मेरे आपसे इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दी और आप कमाई कर लिए और उसमें कुछ हिस्सा हमको दे दिए, कोई पकड़ पाएगा दुनिया में? तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत होता है इंडिया में। डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट है बेटा कि मेरा भाई बहन, मम्मी पापा, वाइफ, मेरे दोस्त, इन सब पे नजर रख लेगा कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग किया कि इन सब के ट्रांजेक्शन्स का चेकिंग हो जाएगा। लेकिन अब आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको अब कोई जानकारी दिया, ये कहाँ से डिपार्टमेंट ट्रैक करता? सुनिए, आप प्रॉफिट कमाए, वो कहाँ कोई जजमेंट निकाल के ले जाए?
ये सब बहुत मुश्किल है। कंफ्लिक्ट अमंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, देखो बेटा स्टेक होल्डर में कौन कौन लोग आते हैं? एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, हाँ हाँ सब, बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स, फिर कस्टमर्स भी आते हैं। एकदम एकदम किसी हद तक नहीं बेटा, जितना नाम सोच सकते हो ना मन में, सब जो भी बिजनेस से कनेक्टेड है सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब स्टेक होल्डर है। सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉई, लेबर यूनियन, गवर्नमेंट, आज की डेट में तो मीडिया भी, हाँ मीडिया भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड है। आपका इंफॉर्मेशन मार्केट में कौन सर्कुलेट करता है? आप तक बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता, मीडिया से पता चल जाता है ना कंपनीज को भी। तो मीडिया एक इनडायरेक्टली बहुत बड़ा प्लेयर है। स्टेक होल्डर हर वो है जो इस दुनिया में इन्वॉल्व है बिजनेस। तो इन सबका एक साथ फायदा हो सके, ये जिंदगी में पॉसिबल है क्या? किसी का फायदा किसी का तो नुकसान करेगा, और हर कोई चाहेगा मेरा फायदा हो, बाकी भाड़ नहीं है। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स का भी आपस में अपने इंटरेस्ट को लेकर बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट चलता रहता है। प्रॉब्लम ऑफ नॉन कंप्लायंस, बहुत नियम कानून तो बना वही है, ऐसा थोड़ी ना है बेटा कि दुनिया में नियम कानून बने हुए नहीं। हर चीज को लेकर रूल रेगुलेशन है कि नहीं, फॉलो होता है तो वही प्रॉब्लम है। अगर वो फॉलो हो जाए तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने का जरूरत ही नहीं पड़े अलग से। डजंट वर्क फॉर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर, जब कंपनी प्लान बनाता है, जब कंपनी कुछ चीजों का बंटवारा करना चाहता है, तब हमेशा मेजोरिटी को ध्यान में रखता है ना। जो बड़े प्लेयर है उन्हीं का फायदा सोच के काम किया जाएगा, छोटे प्लेयर्स का फायदा कोई नहीं सोचता। आप अगर मेरे कंपनी के 40% शेयर होल्डर हो और मान लो पवित्रो मेरे कंपनी का ये 1% शेयर होल्डर है, हम ऑलवेज चाहेंगे कि अंकिता खुश रहे। पवित्रो अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों का ही तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम इस तरीके से कुछ प्लानिंग्स बनाए कि आपके पॉकेट में ज्यादा गए। ये होता है। आप एकदम ट्रांसपेरेंटली और फेयरली मत सोचो कि ये मत सोचो 100 रुपया डिविडेंड है तो अगर अंकिता का 40 शेयर है तो 40 रुपये मिल जाएगा, पवित्रो का 1 शेयर 1 रुपये मिल जाएगा, दिक्कत क्या है? हाँ। सब तो अच्छा ही है, सब तो ठीक ही लग रहा है। बेटा ऐसा कुछ सेटअप किया जाएगा कि पवित्रो का बात ही न सुना जाए। बहुत खेला है इसमें। तो ये सब चीजें बहुत होती है। माइनॉरिटी स्टेक होल्डर का कोई ध्यान नहीं रखता। आज देखो ना मैनेजमेंट, आप एम्प्लॉइज को भी स्टेक होल्डर गिनते हो ना, तो कंपनी का डायरेक्टर, चेयरमैन, इनको लंबा फायदा मिलता है और वर्कर को बहुत कम फायदा मिलता है। सोचो यही तो हो रहा है। आज एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। फार्मर कोई प्रोडक्ट ग्रो किया बेटा, तो वो मेरी कंपनी को एज ए रॉ मटेरियल बेचा। ये कंपनी फार्मर को इतना कम पैसा देती है कि उसका कभी भला ना हो पाए, फायदा ही नहीं होता उसका बहुत बड़ा, और वही एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में अनाप शनाप पैसा खर्चा होता है। हाँ कि ना? तो यही हो रहा है। तो अल्टीमेटली उस माइनॉरिटी स्टेक होल्डर को कोई ध्यान में नहीं रखा। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसके कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से फॉलो नहीं हो पाता। अब आता है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, और यही इसका मेजर पार्ट है और यही पूरा चैप्टर चलेगा। कमिटीज बना बहुत सारा, दुनिया में भी और इंडिया में भी। पहले दुनिया का पढ़ेंगे फिर इंडिया का पढ़ेंगे। आपको मेनली नाम, वो कहाँ का है और कौन सा ईयर, यही मेन चीज ध्यान में रखनी, ठीक है? तो देखो बोला कमिटीज रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो रिपोर्ट क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट अथॉरिटी। या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है या कोई गवर्नमेंट बना रहा है। एज अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। ये लोग देखिए दुनिया में बहुत सारा चीज गलत हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये लोग एक पॉलिसीज बनाया कि आपको ऐसे करना चाहिए।
तो अलग अलग रिपोर्ट या फ्रेमवर्क क्या बने, तो पहले पढ़ रहे हैं रिपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो पहला कमिटी है द कैडबरी रिपोर्ट यूके 1995। कोई कैडबरी आदमी का टाइटल है ये अपना डेयरी मिल्क वाला कैडबरी नहीं है। तो कैडबरी रिपोर्ट यानी ये कोई कमिटी बनाया होगा जिसका मेन हेड मिस्टर कोई कैडबरी रहा होगा। ये सब कमिटीज के नाम ऐसे ही बनते हैं बेटा, जो उस कमिटी का हेड होता है ना उसका टाइटल को लोग उसका नाम बना देते, उस कमिटी का नाम बना देते। तो द कैडबरी रिपोर्ट ऑफ यूके 1995 ये क्या बोला, हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन शुड बी अडॉप्टेड एंड इंटीग्रेटेड बाय लार्ज पब्लिक कंपनीज। लार्ज पब्लिक कंपनीज को कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का गाइडलाइन बनाना चाहिए और अपने बिजनेस में इंक्लूड करना चाहिए, उसका प्लान ये लोग बना के दिए। रोल टू बी प्लेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर का क्या रोल होना चाहिए करवाने के लिए। तो ये रिपोर्ट ये बात किया। फिर 1995 में एक और रिपोर्ट आया यूके में, द ग्रीनबरी रिपोर्ट। अब ये कोई मिस्टर ग्रीनबरी रहा होगा, मिस्टर या मिसेज या मिस जो भी। ये किसके बारे में बात किया, ये बोला रेमुनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड में दो टाइप के मेंबर होते हैं ना बेटा, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, जो डे टू डे काम में हिस्सा लेते हैं, जो डे टू डे काम में हिस्सा नहीं लेते। उनका रेमुनरेशन कैसे फिक्स हो, क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना, ये लोग ये देखा होगा कि कंपनीज अनाप शनाप पैसा एज ए रेमुनरेशन अपने टॉप मैनेजमेंट को बांट दे रहे, तो ये तो गलत हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये लोग एडवाइस दिया। ये सारी कमिटीज बेटा एडवाइस दी है, गाइडलाइन बनाई, कंपल्सन नहीं कर पाई। अब जो भी देश जिसको फॉलो करे, इन कमिटीज का काम था रिपोर्ट बना के देना कि ये होना चाहिए। अब बाकी उस देश का गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस सोचो। ये लोग लॉ मेकिंग नहीं थे, ये लोग लॉ में केवल रिकमेंडेशन देने वाले लोग थे। ये सब कमिटी का काम रिकमेंडेशन देना होता। तो ये क्या बोला कि नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का रेमुनरेशन को ठीक से फिक्स करो। रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश रेमुनरेशन कमिटी। ये लोग बोला हर कंपनी में एक रेमुनरेशन कमिटी होना चाहिए जो ये देखे कि किसी को एक्सेसिव रेमुनरेशन तो नहीं मिल रहा, किसी को कम रेमुनरेशन तो नहीं मिल रहा है। एंड रेमुनरेशन पॉलिसी इन ईच पब्लिक कंपनी। देखो बोला ना, हर पब्लिक कंपनी में रेमुनरेशन का पॉलिसीज होना चाहिए। जिसको जो मर्जी है वो सैलरी मत दे दो बाबा, कुछ तो फिक्स करो प्लान। हमको अंकिता देखो, हम बहुत जगह बोलते हैं इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो लोग सेम काम कर रहे हैं, लेकिन पहला वाला बहुत ज्यादा पैसा पा रहा है, दूसरा वाला बहुत कम पा रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना। तीसरा रिपोर्ट आया था हेम्पेल रिपोर्ट ऑफ यूके 1998। ये कुछ नहीं किया, ये कैडबरी और ग्रीनबरी रिपोर्ट को हार्मोनाइज कर दिया। मतलब ये भी बोला कि आपके यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे फॉलो होना चाहिए, जो कैडबरी बोला है, और ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल होना चाहिए उसमें, और ये भी रेमुनरेशन का भी बात ये किया। तो बेटा ये याद कर सकते हो, ग्रीनबरी रेमुनरेशन का बात किया, ये पूछेगा, ताकि इतना अंदर का कहानी नहीं याद करने को। ग्रीनबरी रेमुनरेशन का बात किया, कैडबरी रोल ऑफ ऑडिटर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई करवाए जाए, है ना। और हेम्पेल क्या किया, सब दोनों को हार्मोनाइज कर दिया। तो देखो ये क्या किया, ये रोल ऑफ डायरेक्टर, रोल ऑफ शेयर होल्डर, रोल ऑफ कंपनसेशन टू डायरेक्टर, अकाउंटेबिलिटी, उसका ऑडिट, ये सब का बात कर लिया। यानी ये रोल ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर जब बोला तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या होता, कैसी ये लोग अप्लाई करवाएगा। ये जब कंपनसेशन का बात किया मतलब रेमुनरेशन का बात कर लिया एक तरीके से। द टर्नबुल रिपोर्ट यूके 1999। यूके में 1999 में एक और रिपोर्ट आया, वो टर्नबुल, TURNBULL। ये बोला हाउ डायरेक्टर शुड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल। देखो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, वो तो चेक करेगा ही ना ईयर एंड में आके एक बार, लेकिन बेटा वो ईयर एंड में आके चेक करेगा तब तो हो गया जो घपला होना था। अब वो घपला पकड़ लेगा, वो फ्रॉड को पकड़ेगा ही ना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उस फ्रॉड के कारण जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ
या जो भी नुकसान हुआ, चलो खाली फाइनेंशियल पे क्यों डिपेंड करें, वो तो हो गया ना ऑलरेडी। और बहुत बार बेटा ये देखा गया है कि एक बार जो फाइनेंशियल नुकसान हो गया वो वापस रिकवर कभी नहीं हो पाया। आदमी को जेल हो गया, सब हो गया। आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, इंडिया का सबसे फेमस घोटाला कौन सा है? रोज वैली वाला। कौन सा? रोज वैली। अरे बेटा ये सब तो बच्चा घोटाला है, इन सबको घोटाला नहीं बोलते, तो घोटाला के नाम पे मजाक है। इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट घोटाला जो हमेशा फेमस रहा वो है लालू यादव का चारा घोटाला। गाय का चारा खा गया वो, चारा खा गया इन चारा बेच के खा गया। अच्छा। चारा थोड़ी नहीं खाएगा। वैसे लालू यादव खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधा सा कहानी, वो क्या किया, गाय के नाम पे चारा के रुपया, चारा के लिए पैसा सेंक्शन किया गया बहुत सारा। वो पैसा कभी गाय का चारा आया ही नहीं, वो पैसा ही गायब होगी। सिर्फ पेपर्स में दिखाया गया कि चारा आया है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लालू यादव को जेल हो गया, लालू यादव दोबारा जेल चला गया, वो ऑलमोस्ट 4-5 साल का जेल भुगत लिया, लेकिन आज तक 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ इसका। तो फायदा क्या हुआ? उस आदमी को जेल करवा के, बाद में फ्रॉड पकड़ के जेल करवा के, ठीक है उसको सजा मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान होना था वो तो हो गया, और वो रिकवरी भी दोबारा हो नहीं पाया। असली सॉल्यूशन या फाइनल पॉइंट तो ये होना चाहिए था ना बेटा कि उसको भी जेल हो और वो पैसा भी रिकवर हो, ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही चीज इंटरनल कंट्रोल इसीलिए जरूरी होता है। इंटरनल कंट्रोल वाले क्या करते हैं ना बेटा, टाइम टू टाइम रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पीरियड का इंटरवल पे चेकिंग करते रहते हैं, जिससे कि कोई फ्रॉड होता दिखे तो उसको तुरंत पकड़ा जाए और रोका जाए। तो ये चीज के लिए टर्नबुल रिपोर्ट बोला कि डायरेक्टर लोग को इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना चाहिए, टाइम टू टाइम हर एक्टिविटी का एक स्क्रूटनी, एक चेकिंग होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, ताकि फ्रॉड होते होते रोका जा सके, होने के बाद पकड़ने का कोई फायदा नहीं, है ना। उसके अलावा वो बाद में ये भी बोला कि फिर ईयर एंड में भी गुड ऑडिट होना चाहिए, चेक फॉर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑल्सो टू अरेस्ट एनी फ्रॉड। और उसके बाद ईयर एंड में एक बार अच्छा ऑडिट भी होना चाहिए, क्वालिटी चेकिंग होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, यानी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट्स का, और अगर कोई फ्रॉड हो तो फिर वो फ्रॉड भी अरेस्ट किया जाए, यानी पकड़ा जाए। ठीक है। इसके बाद आया बेटा ऑलमोस्ट एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट, द सर्बन-ऑक्सले रिपोर्ट ऑफ यूएसए 2002। ये बहुत ही मतलब ये एक्चुअली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत तगड़ा रूल्स बनाने का बात है। ये बोला गाइडलाइन मत बनाओ खाली, है ना, ये बोला रूल बनाओ पूरा का पूरा। देखो ये लिखा क्या, इट इज अ फेडरल लॉ टू सेट यूएस पब्लिक कंपनीज, बोर्ड एंड मैनेजमेंट एंड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स। जो भी यूएस का पब्लिक कंपनी है, जो भी अकाउंटिंग फर्म्स है यूएस का, मतलब ऑडिटर लोग हैं, उनके लिए कुछ रूल्स बनाया जाए, क्योंकि असल फ्रॉड तो ये लोग ही कर रहे हैं बैठ के। अकाउंटिंग फर्म उस रिपोर्ट में वो बात को छुपा देगा जो भी फ्रॉड मैनेजमेंट किया, और कोई नहीं पकड़ सकता अगर ऑडिटर उसको सामने हाईलाइट न करे। अकाउंटिंग फर्म्स उसको सामने हाईलाइट न करे तो कोई दुनिया में फ्रॉड पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये लोग बोला इसके लिए फेडरल लॉ बनाओ एकदम। अमेरिकन लॉ को फेडरल बोला जाता है। और क्या, क्यों ये लोग ऐसा बोला? क्योंकि ये लोग एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा था यूएस में। देखो, इन लाइट ऑफ मेजर स्कैंडल इन यूएस कंपनीज, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, टाइको, TYCO टाइको, एनरॉन ENRON, वर्ल्डकॉम, इन कंपनीज में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉड पकड़े गए थे उस समय 2002 में। इसीलिए ये सर्बन-ऑक्सले जो कमिटी बनाया गया था वो रिपोर्ट दिया कि भैया इसके लिए प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा। ये क्या बोला? इट कवर्स
गवर्नेंस एस्पेक्ट सच एज ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आदमी को लेके आए हर कंपनी, ताकि वो कंपनी वालों से मिलजुल के फ्रॉड को छुपा न ले। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स किया जाए, उनका डिस्क्लोजर का रूल बनाया जाए कि क्या क्या बात आपको अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। क्रिमिनल फ्रॉड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम लाया जाए, मतलब अगर ये कॉर्पोरेट फ्रॉड पकड़े जाए तो उनको क्रिमिनल लॉ की तरह देखा जाए, क्राइम की तरह देखा जाए, उस पर क्रिमिनल लॉ के हिसाब से एक्शन। टैक्स रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर्ली चेक हो, मतलब ये देखा जाए तो बहुत हद तक रूल बनाने का बात कर रहा है हर चीज का। ये बोला सिर्फ गाइडलाइंस मत बनाओ, गाइडलाइंस तो कंपलसरी नहीं है, तो कोई फॉलो भी नहीं करता अच्छे से, सब अपने अपने हिसाब से फॉलो कर लेते हैं। तो ये तो गलत हो रहा है कि कोई बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, कोई बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा है, और कोई उसमें अपना रास्ता ढूंढ के जितना अपने फेवर में है उतना फॉलो कर ले रहा है, बाकी छोड़ दे रहे, है ना। ये बोला इसके लिए, इससे अच्छा है इसके लिए प्रॉपर लॉ ही बना दो, क्योंकि लॉ कंपलसरी हो जाएगा तो सब फॉलो करेगा। अगला एक कमिटी रिपोर्ट आया, कीपिंग द प्रॉमिस फॉर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एक्ट, बजट मेजर्स कनाडा 2003। कनाडा में एक कमिटी बनाया गया, यहाँ पे नाम नहीं दिया है, ये एक्चुअली में कुछ नहीं किया बेटा, ये सर्बन ऑक्सले को ही कॉपी किया। देखो लिखा ऑल्सो नोन एज बिल 98 और कैनेडियन सर्बन ऑक्सले एक्ट। देखो अमेरिका का था ना सर्बन ऑक्सले, ये लोग कैनेडियन सर्बन ऑक्सले जैसा ही कुछ बना दिया, जिसका नाम दिया बिल 98। द हिग रिपोर्ट यूके 2003, यूनाइटेड किंगडम में एक हिग कमिटी बना 2003 में, उसमें बोला रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन ऑडिट कमिटी। ये ऑडिट कमिटी वर्ड से क्या समझते हो बेटा? मतलब जितने भी ऑडिटर्स हैं उनके सबको मतलब इनोवेट करके बोला। बेटा आपने बहुत बड़ा गलत बात बोली। कोई नहीं, आपको नहीं पता होने का रीजन है क्योंकि आप ऑडिट सब्जेक्ट तब तक पढ़े नहीं हो। ऑडिट कमिटी कोई ऑडिटर का कमिटी होता ही नहीं केवल नाम ऑडिट कमिटी है। ऑडिट कमिटी होता है कंपनी का, मान लो आपके यहाँ पे 8 डायरेक्टर है, आप उनमें से कोई 2-3 डायरेक्टर का एक टीम बना दी, जिनका काम होगा सब चीजों का इंस्पेक्ट, उनका काम डे टू डे काम देखना ही नहीं है, वो लोग का मेन काम ही है चीजों को टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कर। मतलब डायरेक्टर लोगों का एक टीम बनाया जिसको नाम दिया ऑडिट कमेटी। बात समझे? ताकि मेन ऑडिटर जब चेकिंग करने आए उसके पहले ही छोटा मोटा फ्रॉड, गलती, मिस्टेक्स ये लोग पहले ही ठीक करवा ले, तुरंत चेक करके पकड़ ले। समझे मेरे बात को? हाँ, तो ये लोग बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी का रोल क्या हो, ये लोग ये लिखा कि ये लोगों को क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द यूके गवर्नेंस कोड, और यूके में एक गवर्नेंस कोड बना हुआ था पहले से, उसको ये लोग और स्ट्रेंथन करने का बात किया, मतलब बोला उसको और हार्ड बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें बहुत लूप होल है, बहुत चोरी हो रहा है उससे, तो उसको और हार्ड बनाओ। ये बात ये क्या है हिग कमिटी। OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2004, ये लोग बोला इम्प्रूव लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, आप लीगल रूल्स को और प्रॉपर्ली फ्रेम करो, ये लोग इसका बात किया। जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर लीगल रूल्स है उनको इम्प्रूव करो, उनके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाओ ना, जो लोग नजर रखें कि कौन सा कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर कंपनी प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहा है, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बेनिफिट के लिए। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट रिपोर्ट 2009, ये एनवायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस का बात, ये थोड़ा इकोनॉमी से बाहर निकला। अभी तक सारा रिपोर्ट इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रहा था, ये बात किया एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस। और लास्ट द डॉड फ्रैंक एक्ट 2010,
ये बात क्या, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ये सीधा बोला, फाइनेंशियल पार्ट को गवर्नमेंट को खुद अपने हाथ से कंट्रोल करना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल रूल रेगुलेशन को हर कंपनी का गवर्नमेंट को अपने हिसाब से नजर रखना चाहिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल आ जाना चाहिए। क्योंकि असली सारा फ्रॉड तो बेटा फाइनेंस का ही है ना। हम एनवायरमेंट का रूल फॉलो नहीं किया तो हम क्या किया, वो पैसा जो हम एनवायरमेंट के लिए खर्चा करने वाला था खा गया, यही तो होगा। हम सोसाइटी का भलाई के लिए पैसा इशू किया लेकिन काम नहीं किया, पैसा खा गया। अल्टीमेटली सब कुछ फाइनेंस का चोरी पे है। हर कोई फ्रॉड क्यों करता है? अगर कोई फ्रॉड में पैसा इन्वॉल्व नहीं हो तो कोई करेगा क्या वो फ्रॉड? नहीं करेगा। चलो आखिरी पेज है इस चैप्टर का। अब बोला कमिटीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या कमिटीज बना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल फॉलो कराया? सबसे पहला है CII, वॉलेंट्री कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये CII क्या है? कन्फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये अंडर राहुल बजाज बना था 1998 में। ये CII वॉलेंट्री कोड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया में पहली बार 1998 में राहुल बजाज, जानते हो बजाज इंडस्ट्रीज जो है हमारा बजाज, उसके मालिक हैं, उनके गवर्नेंस के अंडर में ये बना था। डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में होना चाहिए। सेकेंड एक कमिटी बना कुमार मंगलम बिरला कमिटी 1999। इस कमिटी का मेन कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया में ऑडिट कमिटी कैसा होना चाहिए, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी, हर कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसका रेम्यूनरेशन को लेके प्लानिंग का बात हुआ। सर ये तो पिछला रिपोर्ट्स में भी हुआ बेटा, वो वर्ल्ड लेवल पे हुआ था। इंडिया में इसको लेके अलग से प्लानिंग यहाँ से बनना चालू। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट का बात किया ये, एंड रोल ऑफ चेयरमैन एक्सेट्रा, कि बड़े बड़े जो पोस्ट पे लोग बैठे उनका रोल क्या होगा, क्या क्या बातें फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोज हमें भी करनी चाहिए इंडिया में। रेम्यूनरेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी के कुछ प्लानिंग होना चाहिए। ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए हर कंपनी को, सबको बनाना कंपल्सरी नहीं हुआ। ये बात अब ऑडिट चैप्टर में पढ़ते हो, किस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना कंपल्सरी है, ये बात आप पढ़ोगे आगे जाके जब ऑडिट पढ़ोगे। अगला बना नारायण मूर्ति कमेटी 2002। ये इम्प्रूव रोल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड मोर डिस्क्लोजर्स, ये और ऑडिट कमिटी का रोल को बढ़ाने का बात किया कुमार मंगलम कमिटी से भी। और ये भी बोला कि डिस्क्लोजर्स और क्या क्या देने चाहिए हम लोगों को अपने अकाउंट्स वगैरह, बैलेंस शीट, PL नोट्स में। ट्रेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कैसे फॉलो किया जाए। अगला कमिटी बना नरेश चंद्र कमिटी 2003। यह हाई लेवल कमिटी फॉर चेकिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स यानी MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, है ना, उसका हाई लेवल रोल का बात किया है। बोला और स्ट्रॉन्ग चेकिंग कीजिए आप लोग, इसको लाइटली मत लीजिए। फोकस ऑन रिलेशन ऑफ ऑडिटर एंड कमिटीज, हर कमिटी का ऑडिटर के साथ क्या रिलेशनशिप है इस पे फोकस कीजिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कब कौन सा ऑडिट को माना नहीं जाए। लिस्ट ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज, एक ऑडिटर क्या क्या सर्विस दे सकता है और क्या क्या सर्विस नहीं दे सकता उसका लिस्ट बनाइए। क्योंकि ऑडिटर अगर बहुत ज्यादा कंपनी के हर काम में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फ्रॉड का स्कोप बढ़ता है। क्योंकि ऑडिटर का काम कंपनी का अकाउंट्स बनाना नहीं है, उसका काम अकाउंट्स को चेक करना। तो होने क्या लग गया था ना, बहुत सारे ऑडिटर वही अकाउंट बना रहा, वही चेक करके साइन कर देता, ये गलत हो रहा था। तो ये लोग इसको थोड़ा सेपरेट करने का बात किया। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का बात किया है लोग ज्यादा, कि ऑडिटर का कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम आपका PDF में भी नोट डाला है। क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट 2005।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। क्लॉज 49 एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट में एक नया चीज डाला गया जो प्रॉपरली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बात की। क्या बोला देखो, ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठे कौन नहीं बैठे कैसे डिसाइड, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, एक कंपनी में कितनी बार मीटिंग्स हो, कम से कम, ज्यादा तो जितना भी कर लो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेमिस्टर 2 पढ़ते वक्त पढ़ते ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी लॉ पढ़ते वक्त। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? वो डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं करे, बाहर से एक्सटर्नली आए, मीटिंग में बैठे, एकदम न्यूट्रल हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करे और क्या नहीं करे, डूज एंड डोंट्स का प्रॉपर गाइडलाइन बनना चाहिए। ऑडिट कमिटी कंपोजिशन, ऑडिट कमिटी में कौन होगा और कौन नहीं, इसको लेके प्रॉपर प्लानिंग का बात किया। रेम्युनरेशन कमिटी सेटअप का बात किया, एक कमिटी बनाओ जो सिर्फ बड़े बड़े पोस्ट के लोगों का रेम्युनरेशन पे डिसीजन लेगा। पीयर इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स, पीयर मतलब क्या होता है? सेम पोस्ट वाला आदमी, और पीयर इवैल्यूएशन मतलब सेम पोस्ट वाले आदमी एक दूसरे को चेक करे। जैसे स्कूल में पीयर असेसमेंट एक होता है, स्टूडेंट का एक कॉपी चेक कर रहे हैं। अंकिता एग्जाम दी, उसका कॉपी जेनी चेक कर रही है, और जेनी एग्जाम दी, उसका कॉपी पवित्रो चेक कर रहा है, पवित्रो एग्जाम दिया, उसका कॉपी अंकिता चेक कर रही है। ये होता है पीयर असेसमेंट। तो यहाँ पर भी ये रेकमेंड किया गया कि पीयर इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड मेंबर एक दूसरे को इवैल्यूएट करें, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रॉपर ट्रेनिंग हो हर काम। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट और भी बहुत सारा बात की। क्लॉज 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जे ईरानी कमिटी 2005, ये बात किया इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर एंड देयर रिस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। हर स्टेक होल्डर का क्या इंटरेस्ट है कंपनी में और उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर ये बात किया। कंपनीज बिल 2009, जो कि बाद में जाके आपका कंपनीज एक्ट 2013 बना, ये कंपनीज बिल भी कुछ बात किया। इसको स्टैंडिंग बिल ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग बिल ऑफ फाइनेंस। ये बेसिक प्रिंसिपल फॉर इंटरनल गवर्नेंस का बात है। कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस कैसा हो, उसका बेसिक्स के बारे में बात की। मिनिस्ट्री ऑफ, यानी एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे इसको लॉ बनाने का प्लानिंग चालू हो गया था 2009 में, जो कि 2000 कंपनी एक्ट 2013 में एप्लीकेशन आया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2009, ये लोग एक वॉलंटरी गाइडलाइन जारी किया, कंपल्सन नहीं बनाया, ये लोग कुछ गाइडलाइन बना के दिया कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। नेस्कॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकमेंडेशन 2009, इंडिया में ना बहुत बड़ा आईटी फ्रॉड हुआ था। आईटी को लेके, कंप्यूटर्स को लेके बहुत स्कैम होने लगा था, डेटा चोरी, इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का चोरी, ये सब बहुत होने लग गया था। तो जो आपका आईटी इंडस्ट्री है ना, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वो लोग ये एक कमेटी बनाया अपनी तरफ से। बोला आप लोग बताइए ये फ्रॉड स्कैम को कैसे रोके, क्या इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। तो ये फर्स्ट कमेटी बाय आईटी इंडस्ट्री था, एज ड्यू टू सत्यम कंप्यूटर स्कैम। कौन सा वाला स्कैम हुआ था उस टाइम? सत्यम कंप्यूटर्स, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये इंडिया में। तो ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी लिख दिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम। ये आईटी सेक्टर का पूरा कंपनीज का ग्रुप को बोला जाता है, उनके एसोसिएशन का नाम है ये नेस्कॉम। ये लोग अपना खुद का एक कमेटी बनाया और बोला आईटी रिलेटेड गवर्नेंस के ऊपर आप रूल रेगुलेशन गाइडलाइन बना के दो। कोटक कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2017, ये सबसे लेटेस्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये बात किया लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में बेटा डायरेक्टली पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाता है उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। ये बात क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल का, ये बात क्या सेफगार्ड एंड डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया। ये बोला अगर कोई कंपनी
किसी ऐसे पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसका कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी से कनेक्शन है। जैसे एग्जांपल बोलते हैं, हम कंपनी का डायरेक्टर है बेटा, और मेरा खुद का भी एक कंपनी बनाया हुआ है अलग, हम अंकिता लिमिटेड में डायरेक्टर है, और मेरा लीगल लिमिटेड नाम का एक कंपनी भी बनाया हुआ है। तो अगर अंकिता लिमिटेड का नीरज लिमिटेड के साथ कोई भी लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन, उसका प्रॉपर, देखो ट्रांजेक्शन करना मना नहीं है, लेकिन उसका फुल एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, है ना। सर डिस्क्लोजर ऑन द बेसिस मतलब किसके साइड से, दोनों के साइड से? दोनों के अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर ब्रेकअप कि हमारे कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज है जिनके साथ हम कितना कितना रुपया का ट्रांजेक्शन किए। मान लो हम 10 पार्टी को माल बेची, 10 में से 8 तो नॉर्मल पार्टी है, 2 मेरा रिलेटेड पार्टी, तो सेल का तो हम टोटल फिगर लिखेंगे ना अपने ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग पीएल में, इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन हमको नीचे प्रॉपर ब्रेकअप देना पड़ेगा कि इन 10 में से 2 मेरे रिलेटेड पार्टी और उनके साथ कितना कितना का ट्रांजेक्शन है। नोट्स में इसका प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना बोल सके कि कंपनी अंदर ही अंदर फ्रॉड करके इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर का बात किया ये कंपनी। लास्ट पार्ट, फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। ये इसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल आया, प्रोएक्टिव रोल ऑफ सेबी इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करवाने के लिए। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है उस पर बड़ा कंट्रोल तो सेबी का ही है ना, है ना। तो यहाँ पे शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनका गवर्निंग बॉडी कौन होता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सबसे बड़ा रोल था। राइज इन गवर्नेंस मैकेनिज्म, इंडिया में गवर्नेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत रूल बने। हाई मार्केट प्रीमियम फॉर कंपनीज फॉलोइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से फॉलो की उनको बहुत अच्छा फायदा मिला। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज, कई कंपनीज रूल तो जो फॉलो था वो किया ही, उसके अलावा खुद से भी बहुत कुछ प्लान लेकर आया, मतलब खुद के मन से बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो की अलग से। और इम्प्रूव रोल ऑफ स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व हुई। ग्रोइंग विजिलियंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सॉलिड नज़र रखा जाने लगा, विजिलियंस बढ़ गया उसका। इंडिया में कौन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क पूरा बनाता और फॉलो करवाता है? कंपनीज एक्ट 2013, सेबी गाइडलाइन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय ICAI, लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशूड बाय ICSI, ये सब लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर फ्रेमवर्क बनाते हैं इंडिया में। रोल ऑफ एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्ट विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करोगे तो आपके यहाँ पे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी रहेगा, यानी एथिक्स फॉलो हो जाएगा। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा लोगों को। एंश्योर लीगल कंप्लायंस, सारे रूल रेगुलेशन ठीक से फॉलो होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड केयर मेंटेन होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोटेक्शन होगा, कोई डेटा लीक नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, डेटा फ्रॉड नहीं होगा। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, सब कोई अगर एथिकली मन से काम करेंगे तो हर कंपनी कंट्रीब्यूट करेगा। लोग लीड बाय एग्जाम्पल करेंगे। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा। बिल्ड डेडिकेशन, लोगों में डेडिकेशन आएगा। और वॉलेंट्री फॉलो ऑफ लॉज, अगर एथिकली आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करोगे तो अपने आप ही सारे लॉ फॉलो हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको एक पेज दिया, ये रहा, हम बोला था ना क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट। देखो ये लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या चीज़ का बात किया, अगले 5 मिनट का क्लास और है। समरी ऑफ रिवाइज क्लॉज 49 ऑफ सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट। द सेबी हैज रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्लॉज 49, जो एग्जिस्टिंग क्लॉज 49 है उसको रिप्लेस कर दिया और नया रिवाइज क्लॉज 49 लेकर आया। ये कब हुआ? 1 अक्टूबर 2014। क्लॉज 49 का मेन पॉइंट्स क्या है? ये बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द न्यू क्लॉज कन्फर ग्रेट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टाइम पीरियड ये बोला कि कम से कम 3 साल के लिए अपॉइंट हो, 5 साल के लिए, कम से कम
5 साल के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करो आप। तो देखो पहले बोला टेन्योर के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर के लिए क्या बोला, न्यू क्लॉज रेस्ट्रिक्ट्स टोटल टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू 2 टर्म ऑफ 5 ईयर ईच। अच्छा सॉरी, 5 साल से ज्यादा किसी को अपॉइंट मत करो और 2 बार से ज्यादा किसी को अपॉइंट मत करना, फिर नया आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओ। क्योंकि जितना लंबा वो कंपनी के साथ रहेगा उतना फिर वो रिलेटेड होता जाएगा कंपनी के साथ, फ्रॉड का चांस बढ़ेगा उतना ही, है ना। तो यहाँ पे बोला एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 साल से ज्यादा अपॉइंट मत करो और 2 बार से ज्यादा रिपीट मत करो। 3 साल के बाद डिसीजन लो उसको वापस रखना है कि नहीं रखना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन सर्व, एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन सर्व ऑन द बोर्ड मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी, एक आदमी 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। इफ सच पर्सन इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर इन ए लिस्टेड कंपनी देन ही कैन नॉट सर्व मोर देन 3 बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर वो कोई भी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है तो फिर वो 3 कंपनी से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। मतलब एक आदमी 7 कंपनी से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, और अगर वो किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर भी है, परमानेंट डायरेक्टर, तो फिर वो 3 कंपनी से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल कंडक्ट ए सेपरेट मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपस में मीटिंग करें। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना काम ठीक से किया कि नहीं किया, इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ स्टॉक ऑप्शन, it is clear that independent directors are not entitled to any stock option or any peculiar interest in the company। कोई शेयर नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास कंपनी का, वरना वो रिलेटेड हो जाएगा ना, शेयर खरीद लेगा तो। एक्सक्लूजन ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नहीं है। आप जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया उसको नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बना सकते, और जिसको नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। आपको क्लॉज 49 में अगला पॉइंट बोला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपका जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसका क्वार्टरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो लास्ट लाइन, दे आल्सो हैव टू डिस्क्लोज इन द क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको बताना पड़ेगा वो रिलेटेड पार्टी का कितना वोटिंग राइट है कंपनी में, आप शेयर होल्डर का प्रायर अप्रूवल लिए थे कि नहीं लिए थे उससे ट्रांजैक्शन करने के लिए, और क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसमें इस बात का डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। सब्सिडियरी कंपनी के लिए भी क्लॉज बनाया गया, बोला द न्यू क्लॉज एक्सटेंड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मटेरियल सब्सिडियरीज ऑफ लिस्टेड कंपनी। क्लॉज 49 mandates that at least one independent director of board of the holding company shall be director in the board of material non-listed Indian subsidiary company। अगर आप होल्डिंग कंपनी हो मेरे और हम आपका सब्सिडियरी कंपनी है तो आपका एक डायरेक्टर मेरे यहाँ कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंड रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिट कमिटी का रोल को और बड़ा किया गया। यहाँ पे क्या लिखा देखो, द क्लॉज रिक्वायर ऑडिट कमिटी टू हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर एज मेंबर एंड 2/3 ऑफ मेंबर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप जो ऑडिट कमिटी बनाओगे ना उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, और 3 में से भी 2/3, या जितने भी आपके यहाँ पे ऑडिट कमिटी में डायरेक्टर है 3 से ज्यादा भी रख सकते हो आप, कम से कम 3 रखिए। तो मान लो आप 6 रखिए तो 6 का 2/3 कितना होगा 4, तो कम से कम 4 उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए ऑडिट कमिटी में। कंपल्सरी विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, the new clause make it mandatory for company to establish a visual mechanism, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाओ ताकि कोई भी एम्प्लॉय को, कोई भी कंपनी से रिलेटेड आदमी को फ्रॉड दिखाई दे तो वो विसल ब्लो करके मैनेजमेंट तक खबर पहुंचा सके। नॉमिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कमिटी, आपके यहाँ पे एक रेम्यूनरेशन कमिटी होना जरूरी है। क्लॉज 49 मेक इट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू सेट अप अ नॉमिनेशन
and Remuneration Committee to formulate criteria for determining qualification, positive attributes and independence of a director and recommend a policy related to the remuneration of director, key managerial persons and other employees. बोल रहा है दो चीज करो, एक नॉमिनेशन और रेमुनरेशन, दो कमिटी बनाओ. नॉमिनेशन कमिटी नॉमिनेट करेगा कि किस आदमी को डायरेक्टर बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, किस आदमी को की मैनेजरियल पोस्ट पे बैठना और नहीं बैठना, वो नॉमिनेट करेगा. फिर शेयर होल्डर उसमें से चूज करेंगे वोट करके, है ना. हाँ सर. यही तो पॉलिसी होता है. अंकिता मेरे कंपनी में डायरेक्टर बने कि नहीं बने, इसके लिए शेयर होल्डर वोट करते हैं. अगर अंकिता के फेवर में मोर देन 50% वोट जाते हैं तो अंकिता अपॉइंट हो जाएगी, नहीं तो अंकिता अपॉइंट नहीं होगी. अब एक बात सोचो, ये कोई कंपनी क्या करता है, कंपनी खुद ही बोलता है अंकिता को वोट में खड़ा कर रही है, अब शेयर होल्डर वोट करो. लेकिन यहाँ बोला गया नहीं, ये मत करो, एक नॉमिनेशन कमेटी बनाओ जो पहले ये नॉमिनेट करे कि अंकिता को डायरेक्टर के पोस्ट के लिए खड़ा होने का राइट है कि नहीं, वो चेक करे पहले. ठीक है, फिर वो आदमी वोटिंग के लिए खड़ा हो और फिर उसके लिए वोट करे. ये बात सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं, की मैनेजरियल पर्सन्स यानी सीईओ, सीएफओ, इन सब के लिए भी एप्लीकेबल हो. ठीक है. Other requirement, the clause 49 requires the board of directors to form a code of conduct and strict compliance with such code. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. दे शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर द कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिम्मेदारी होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट का प्लानिंग वो लोग बनाए. ठीक है. The clause 49 mandates at least one single woman director in the board. कंपनी एक्ट 2013 में ये क्लॉज मेंटेन किया, मैंडेटरी किया गया कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर हर बोर्ड में हुई. ठीक है. आखिरी टॉपिक और क्लास का दौर खत्म. रिसेंट कॉर्पोरेट स्कैंडल्स दैट हैव शेकन द वर्ल्ड. रिसेंट टाइम में कौन कौन सा कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए जो कि दुनिया को कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने पे मजबूर की. एनरॉन हम बोले थे 2002 में जो फ्रॉड हुआ था, शेयर होल्डर का $74 बिलियन का नुकसान हुआ था. इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? कंपनी का सीईओ जेफ स्किलिंग एंड फॉर्मर सीईओ केन ले, ये लोग इन्वॉल्व थे. स्किलिंग को 24 ईयर का जेल हुआ और ले तो पहले ही मर गया था, तो उसको कुछ हो नहीं पाया. द कंपनी फाइल फॉर बैंकरप्सी, कंपनी का बैंकरप्सी हो गया. ये सब हुआ. इनसाइडर्स ट्रेडिंग हुआ था. हाँ. अगला वर्ल्ड का सबसे फेमस स्कैंडल लेमन ब्रदर्स स्कैंडल, जिसके बाद 2008 में ग्रेट रिसेशन आया था वर्ल्ड में. कंसील्ड ओवर 50 बिलियन इन लोन डिस्गाइज्ड एज सेल्स. लोन के रूप में सेल्स को दिखा के डिस्गाइज करके पैसा खा गए. $50 बिलियन. allegedly sold toxic asset to Cayman Island Bank with the understanding that they would be brought back eventually. एसेट बेचा गया बैंक को और एक प्लान बनाया गया कि घुमा के वापस खरीद लेंगे कम दाम में और उसमें पैसा का घोटाला करेंगे. इसमें कौन इन्वॉल्व थे? नाम ही से पता चल रहा है, लेमन ब्रदर्स. और इसका ऑडिटर था एनरेस्ट एंड यंग, यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटिंग कंपनी, वो भी इसमें इन्वॉल्व था. ऑडिटिंग मतलब फॉर्म, वो भी इसमें इन्वॉल्व था. जिससे कि यूएस में इस कंपनी का बैंकरप्सी हुआ. ये लार्जेस्ट बैंकरप्सी है यूएस का, मतलब सबसे बड़ा बैंकरप्सी हुआ था. सत्यम कंप्यूटर सर्विस स्कैंडल 2009, ये लोग $1.5 बिलियन का स्कैंडल किए. फॉल्स रेवेन्यूज दिखाए और दिखाया कि हमारा बैंक में 50 लाख रुपया है, जबकि बैंक में हो सकता है शायद 5,000 रुपया भी जमा नहीं था. इसमें राजू ब्रदर्स इन्वॉल्व थे. ये इंडिया का वन ऑफ द फेमस स्कैम 2009 में. ये लोग क्या किया ना, बैंक में फंड है ही नहीं, बट हर साल ऑडिट में अपने अकाउंट्स में बैंक में बैलेंस दिखाते रहे और कोई इस फ्रॉड को पकड़ भी नहीं पाया. डॉक्यूमेंट फॉल्स बना रहे थे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह.
हर कोई तो बैंक स्टेटमेंट ही देखेगा ना आपका। हाँ पहले फॉल्स बैंक स्टेटमेंट बना रहे थे। रामालिंगा राजू था इसका चेयरमैन, वही इस फ्रॉड में इन्वॉल्व था। और आखिरी रोटोमैक्स स्कैंडल, ये 7 बैंक से लोन लिया था 3695 करोड़ का, जिसका ये विथ इंटरेस्ट ये 3695 करोड़ था, जिसका ये पेमेंट ही नहीं कर पाया। ठीक है, द कंपनी है डाइवर्टेड द सैंक्शन लोन टू अनदर फेक कंपनी। कंपनी क्या किया, वो लोन लिया और दूसरे फेक कंपनी को डाइवर्ट कर दिया और उस कंपनी से घुमा के वापस रोटोमैक कंपनी में लिया। रोटोमैक हैज अप्रोच्ड 7 banks including Bank of Baroda seeking credit ranging from 15 to 200 करोड़। 15 करोड़ से लेकर 200 करोड़ के बीच में 2008 से 2013 के बीच में लोग लोन लिया। द कंपनी इंडल्ज इन ट्रेड विद इनकम्प्लीट एंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट वेयर प्रोड्यूस। कंपनी झूठा सेल परचेज का डॉक्यूमेंट दिखाया और लास्ट में दिखाया पैसा डूब गया। इसमें इन्वॉल्व कौन था, रोटोमैक का प्रमोटर विक्रम कोठारी, उसका बेटा राहुल कोठारी को भी बाद में अरेस्ट किया गया और 2 डायरेक्टर को भी कंपनी को अरेस्ट किया। ये था आपका चैप्टर 9।